हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद शैली में। आज हम हिंदी की बात करने जा रहे हैं, कार्यालयी हिंदी की। इसकी हम पूरी सीरीज बनाएंगे। इस चैनल पर आपको हिस्ट्री से रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलते हैं, हिंदी से रिलेटेड भी वीडियोस देखने को मिलते हैं। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कार्यालयी हिंदी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कार्यालयी हिंदी हमेशा, अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, या फिर आप किसी ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पर हिंदी पूछी जाती है, तो ऑब्वियसली कार्यालयी हिंदी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो उसी पर्सपेक्टिव से आज हम देखने जा रहे हैं कार्यालयी हिंदी। इसे हम कई पार्ट में कवर करेंगे। आई थिंक 2 पार्ट हो जाएंगे इसके, क्योंकि पहले पार्ट में हम इसका देखेंगे कार्यालयी हिंदी का अस्तित्व, अभिप्राय एवं स्वरूप, और दूसरे वीडियो में हम देखेंगे इसका उद्देश्य और क्षेत्र। ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप इन टॉपिक को ज़रूर पढ़ें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और भाषा सामाजिकों के मध्य संपर्क और संवाद स्थापित करने का सशक्त माध्यम है। आप सभी जानते हैं, अगर हमारे पास कोई भाषा ना हो तो हम आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते, बात नहीं कर सकते। एक दूसरे से बात करने के लिए, एक दूसरों की बातों को समझने के लिए, एक दूसरे की भावनाओं को समझने के लिए किसी भाषा का होना बहुत आवश्यक है। और ये काम भाषा ही कर सकती है, और हम किसी माध्यम से एक दूसरे की बातों को नहीं समझ सकते। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ऑब्वियसली हम लोग सामाजिक प्राणी हैं, एक समाज में रहते हैं। किसी समाज के दायरे से बाहर रहना किसी मनुष्य का काम नहीं होता। आप देखेंगे कि हम हमेशा समाज से जुड़े हुए ही रहते हैं, और भाषा सामाजिकों के मध्य संपर्क और संवाद स्थापित करने का सशक्त माध्यम है। कहने का अर्थ यही है कि हमें एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए, एक दूसरे से बातचीत करने के लिए, एक दूसरे की भावनाओं को समझने के लिए भाषा का होना बहुत आवश्यक है। यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि बिना भाषा के किसी भी समाज का कोई अस्तित्व संभव नहीं है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई भाषा ही ना हो तो हम एक दूसरे से कैसे बात करेंगे, एक दूसरे से कैसे हम कम्युनिकेट करेंगे, कैसे उनकी भावनाओं को समझेंगे। हम अगर कोई सामान लेना होता है, मार्केट में जाते हैं, तो किसी भाषा के ज़रिए ही हम उनसे कम्युनिकेट कर पाते हैं। अगर वो भाषा ही ना हो तो हम कैसे इस समाज में रह पाएंगे। समाज के लिए भाषा का होना बहुत ज़रूरी है। भाषा मनुष्य जीवन के लिए अन्न, जल, वस्त्र और आवाज़ जैसा ही अनिवार्य अंग है। जैसे हमें खाने के लिए अन्न की ज़रूरत होती है, जीने के लिए पानी की ज़रूरत होती है, जल की ज़रूरत होती है, वस्त्र और आवाज़ की भी ज़रूरत होती है, यानी कि आप रहेंगी कहाँ, इसके लिए आवाज़ की ज़रूरत है। और वस्त्र हम पहनते हैं अपने शरीर को ढकने के लिए, और ऐसे ही हमारे लिए ज़रूरी है भाषा का होना। अगर इन सारी चीज़ों में से कोई एक भी चीज़ ना हो तो हमारा समाज में कह सकते हैं रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हम एक दूसरे से बातचीत ही नहीं कर पाएंगे। समय और जीवन निरंतर परिवर्तनशील है। आप देखेंगे कि समय समय पर आप देखेंगे कि आज का जो समय है वो आने वाले समय से बहुत अलग है। आने वाला समय इससे भी शायद बेहतर होगा, और पिछले समय से भी आप कंपेयर कर सकते हैं कि आज के समय में टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गई है, पहले ऐसा नहीं था। तो समय और जीवन निरंतर परिवर्तनशील है। हमेशा कुछ ना कुछ बदलाव होते रहते हैं, परिवर्तन होते रहते हैं। भाषा भी समय, स्थान और आवश्यकता के अनुरूप परिवर्तित होती चली गई। आप देखेंगे कि हम यूपी में रहते हैं, यूपी की भाषा अलग है, बिहार की अलग है, कर्नाटका की अलग है, तमिलनाडु की अलग है। यानी जैसे जैसे समय कह सकते हैं स्थान बदलता चला गया, वैसे वैसे भाषा ने अपना रूप भी बदल लिया। यहाँ पर कोई और भाषा बोली जाती है, वहाँ पर कोई और भाषा बोली जाती है। स्थान बदलने से भाषा ने भी अपना परिवर्तन कर लिया।
भाषा का प्राथमिक कार्य समाज के बीच संवाद संप्रेषण और संबंध स्थापित करना है। अगर भाषा ना हो तो हम बातचीत नहीं कर पाएंगे, और अगर बातचीत नहीं कर पाएंगे तो शायद हम समय के साथ उतना आगे भी नहीं बढ़ पाएंगे। संवाद संप्रेषण के लिए भाषा का होना बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ मैं और आपको क्लियर कर दूं, ये हिंदी है। हिंदी में बहुत सारी चीज़ें आपको बार बार मिलेंगी। हो सकता है आपको लगे ये चीज़ें रिपीट हो रही हैं, क्योंकि हिंदी में चीज़ें रिपीट होती हैं। आप कभी भी कहीं से भी हिंदी को देख सकते हैं, चीज़ें हमेशा रिपीट होती हैं। और दूसरी चीज़ मैं आपको ये कहूँगी कि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप एज इट इज़ इन चीज़ों को लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको पूरी मार्क्स मिलेंगे। अब हम आगे देखते हैं। समाज तथा सामाजिकों के अस्तित्व के और चरित्र के अनेक आयाम होते हैं, और इन सभी आयामों के संदर्भ में भाषा की विशिष्ट भूमिका और स्वरूप रहता है। यानी कि समाज हो या हम लोग हों, यानी कि समाज में रहने वाले लोग, हर किसी के अस्तित्व या चरित्र के बहुत सारे आयाम होते हैं, और इन सभी आयामों के संदर्भ में हम ये कह सकते हैं कि भाषा का एक विशिष्ट भूमिका है, एक स्पेशल कह सकते हैं उसकी जगह है, उसका एक स्पेशल स्वरूप है जो हमेशा बना रहता है। भारतीय समाज में हिंदी ने वैदिक संस्कृत से दीर्घकालीन यात्रा करते हुए संपर्क भाषा और आधुनिक स्वरूप ग्रहण किया है। भारतीय समाज में हिंदी ने वैदिक संस्कृत, मतलब वैदिक टाइम पे जो संस्कृत चलती थी, हम यहाँ उसकी बात कर रहे हैं, उससे दीर्घकाल यानी कि बहुत लंबी यात्रा की है उसने। बहुत टाइम तक ये भाषा चलती है। उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, यात्रा करते हुए संपर्क भाषा और आधुनिक स्वरूप ग्रहण किया है। यानी कि पहले जो भाषा बोली जाती थी वो वैदिक संस्कृत थी। धीरे धीरे करके क्या हुआ, उसमें परिवर्तन होता चला गया समय के साथ। मैंने बताया था समय के साथ भाषा भी परिवर्तित होती है, स्थान के बदलने से भी भाषा परिवर्तित होती है। तो जब समय बदला, एक दीर्घकालीन यात्रा मतलब एक बहुत लंबे समय के बाद क्या हुआ कि हिंदी जो है वो उसने अपना स्वरूप बदला, संपर्क भाषा और आधुनिक स्वरूप ग्रहण किया। यानी कि आज हम हिंदी यूज कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो हिंदी यही की हो। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर जो हिंदी बोली जाती है वो अलग है यूपी में, लेकिन अलग अलग जगहों पर अलग अलग हिंदी बोली जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो हिंदी नहीं है, हिंदी है, लेकिन हिंदी का एक दूसरा स्वरूप है। ये चीज़ हम आगे देखेंगे जब हम इसके स्वरूप की बात करेंगे। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। समाज के विकास के साथ साथ हिंदी एवं अन्य भाषाओं का विकास होता रहा है। जैसे जैसे समाज में विकास होता रहा, समाज बदलता रहा, वैसे वैसे हिंदी या फिर अन्य जो भाषाएं हैं उन सभी भाषाओं का धीरे धीरे विकास हुआ है। समाज में होने वाले परिवर्तन की तरह ही उसकी अपनी भाषा में कभी स्थैर्य नहीं रहा। जैसे जैसे समाज बदलता है, हम देखते हैं कि आज मैंने बताया था कि जैसे आप देखेंगे पहले के टाइम पे टेक्नोलॉजी इतनी यूज़ नहीं की जाती थी, अब धीरे धीरे टेक्नोलॉजी का यूज़ बढ़ने लगा है। धीरे धीरे क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें बढ़ती हैं, विकास होता है। पहले बहुत सारी चीज़ें नहीं थी, अब बहुत सारी चीज़ें हैं, यानी कि विकास हो रहा है। तो जैसे जैसे समाज का विकास होता है वैसे वैसे किसी भी भाषा का भी विकास होता है। कभी भी भाषा स्थैर्य नहीं होती, मतलब रुकी हुई नहीं होती, हमेशा वो अपना स्वरूप बदलती रहती है। इसलिए निरंतर परिवर्तनों की धार पर चलकर हिंदी अपने अनेक रूपों के साथ वर्तमान में समाज के सम्मुख उपस्थित है। यानी कि जैसे बाकी भाषाएं अपना स्वरूप बदलती हैं, हिंदी ने भी अपना स्वरूप बदला है पहले से, और आज वो बदले हुए स्वरूप के साथ हमारे सामने उपस्थित है। हिंदी की प्रयोजनीयता के आधार पर उसके विभिन्न रूप इस प्रकार हैं। हिंदी कई प्रकार की होती है, सिर्फ एक प्रकार नहीं होता। हिंदी को आप कह सकते हैं सब डिवीज़न है। साहित्यिक हिंदी, कार्यालयी हिंदी,
जो कि हम देख रहे हैं, व्यावसायिक हिंदी, विधिपरक हिंदी, जनसंचार के माध्यमों की हिंदी, वैज्ञानिक और तकनीकी हिंदी, सामाजिक हिंदी। ये 7 तरीके बताए गए हैं। ये 7 तरीकों की हिंदी बताई गई है। उपयुक्त रूपों में कार्यालय हिंदी का विशेष स्थान है। यानी कि बहुत सारी आप कह सकते हैं, जितनी भी ऊपर हमने देखे, हमने 7 स्वरूप देखे हिंदी के, और इन 7 स्वरूपों में आप देखेंगे कि हिंदी का जो स्थान है वो एक विशेष स्थान है, एक अलग स्थान है। क्योंकि वैसे तो कार्यालयी हिंदी अपने आप में एक व्यापक अर्थ की अभिव्यक्ति रखता है। यानी कि जो कार्यालयी हिंदी है वो बहुत बड़ा है। आप अगर इसे समझेंगे तो इसका अर्थ बहुत बड़ा है, क्योंकि साहित्यिक क्षेत्र हो अथवा व्यवसायिक, पत्रकारिता का क्षेत्र हो या विज्ञान और तकनीकी का क्षेत्र, सभी क्षेत्रों से संबंध कार्यालयों में काम करने वाले व्यक्ति एक तरह से कार्यालयी हिंदी का ही प्रयोग करते हैं। क्योंकि आप देखेंगे कि आप किसी, मान लीजिए आप कोई बिजनेस करते हैं, तो बिजनेस करने में भी आप देखेंगे कि उसमें भी पत्र वगैरह लिखनी पड़ते हैं। आप लेटर लिखेंगे, एप्लीकेशन लिखेंगे, तो उसमें भी कार्यालयी हिंदी का ही इस्तेमाल हो रहा है कि वो पूरी प्रॉपर तरीके से लिखी जाती हैं। ऐसा नहीं है कि आप ने कहीं से भी शुरू कर दिया, नहीं, वो एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है उनका लिखने का, और आपको उसी तरीके से लिखना पड़ता है। फिर आप पत्रकारिता में हो या बिजनेस में हो, दोनों में ही इसकी ज़रूरत पड़ती है। या फिर आप किसी और क्षेत्र में भी देख सकते हैं, कार्यालयी हिंदी का एक अलग ही स्थान है। इसलिए हम देख सकते हैं, इसलिए कार्यालयी हिंदी अपने आप में व्यापक अर्थ की अभिव्यंजना रखती है। कार्यालयी हिंदी हर क्षेत्र में बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए इसका जो अर्थ है वो बहुत व्यापक है, यानी कि बहुत बड़ा है। आप हर फील्ड में इसका यूज देखेंगे। कार्यालयी हिंदी का अभिप्राय देख लेते हैं। आपको अगर मैं सिंपल भाषा में बताऊं कि कार्यालयी हिंदी क्या होता है, तो आप देखेंगे कि आप अपने कॉलेज में जाते हैं, तो वहाँ पे कॉलेज में जो ऑफिस है, स्टाफ है, या फिर किसी भी सरकारी जगह में जाते हैं आप, तो वहाँ पर जो काम होता है वो पत्र लिखकर होता है। तो वो जो पत्र वगैरह लिखे जाते हैं, या फिर आप नॉर्मली कह सकते हैं कि वहाँ कार्यालय में जो हिंदी इस्तेमाल होती है, जो कार्यालय में कुछ भी लिखने के लिए इस्तेमाल होती है हिंदी, उसे ही कहा जाता है कार्यालयी हिंदी। यानी कि कार्यालय के काम को करने के लिए जो हिंदी इस्तेमाल की जाती है उसे हम कहते हैं कार्यालयी हिंदी। कार्यालयी हिंदी का सामान्य रूप से वह हिंदी है, अर्थ यह है कि वह हिंदी है जिसका प्रयोग कार्यालयों के दैनिक कामकाज में व्यवहार में लिया जाता है। यानी कि आप अगर रेगुलर बेसिस पे देखेंगे, तो जो रेगुलर बेसिस पे वहाँ काम होते हैं कार्यालयों में, वहाँ पर कभी किसी को पत्र लिखना है, या फिर आप कह सकते हैं एप्लीकेशन लिखनी है, तो इन सभी चीज़ों में कार्यालयी हिंदी ही काम आती है। हम सारी चीज़ें कार्यालयी हिंदी में ही लिखते हैं। विभिन्न विद्वानों ने माना है कि चाहे वह किसी भी क्षेत्र का कार्यालय हो, उसमें प्रयोग में ली जाने वाली हिंदी कार्यालयी हिंदी ही कहलाती है। किसी भी क्षेत्र का हो, मतलब आप समझ सकते हैं कि मैंने बताया था अभी कि आप बिजनेस करते हैं, आप पत्रकारिता में हैं, वैज्ञानिक क्षेत्र में हैं, लेकिन वहाँ पर जो हिंदी इस्तेमाल की जाएगी लिखित में, वो होगी कार्यालयी हिंदी। यानी कि किसी भी क्षेत्र में इस्तेमाल की जाने वाली हिंदी जो कार्यालय में इस्तेमाल की जा रही है वो कार्यालयी हिंदी होगी। डॉक्टर डी के जैन का यह मत है कि वह हिंदी जिसका दैनिक व्यवहार पत्राचार, वाणिज्य, व्यापार, प्रशासन, विज्ञान या प्रौद्योगिकी, चिकित्सा, योग, संगीत, ज्योतिष, रसायन शास्त्र आदि क्षेत्रों में प्रयोग होता है, उसे कार्यालयी या कामकाजी हिंदी कहा जाता है।
यानी कि इतनी सारी जो क्षेत्र हैं, इन सभी क्षेत्रों में जो दैनिक व्यवहार यानी कि रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी में हिंदी यूज़ की जाती है लिखित में या फिर ऐसे, उसे हम कहते हैं कार्यालयी हिंदी, क्योंकि वो एक कार्यालय के लिए इस्तेमाल हो रही है। इसी तरह उषा तिवारी जी का मानना है कि सरकारी कामकाज में प्रयुक्त होने वाली भाषा को प्रशासनिक हिंदी या कार्यालयी हिंदी कहा जाता है। यानी कि इसमें भी यही चीज़ कही गई है कि प्रशासनिक हिंदी या फिर कार्यालयी हिंदी उसे कहा जाता है जो सरकारी कामकाज के लिए होती है। हिंदी का वह स्वरूप जिसमें प्रशासन के काम में आने वाले शब्द वाक्य अधिक प्रयोग में आते हैं। आप देखेंगे सरकारी जो कार्यालय होते हैं वहाँ पर कार्यालयी हिंदी हमेशा यूज़ की जाती है। कार्यालयी हिंदी का स्वरूप, एक चीज़ मैं यहाँ पर और बताना चाहूँगी आपको कि जो भी अगर आपकी मान लीजिए आप ग्रेजुएशन में हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन में हैं या फिर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें अगर आपको हिंदी लिखनी पड़ती है, कार्यालयी हिंदी में कोई क्वेश्चन आ गया आपको लिखने के लिए, तो आप उसमें डिफिनीशन ज़रूर लिखा कीजिए। जैसे ऊपर मैंने बताया कि डॉक्टर उषा तिवारी जी ने ये यहाँ बात कही, तो आप क्या कर सकते हैं, कॉमा में लिख के, ब्रैकेट में लिख के वहाँ पे लिख सकते हैं और इसका इफ़ेक्ट बहुत अच्छा जाता है। एग्ज़ामिनर आपको बहुत अच्छी मार्क्स देगा, तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अब देखते हैं कार्यालयी हिंदी का स्वरूप। संवैधानिक रूप से कार्यालयी हिंदी के लिए राजभाषा हिंदी का प्रयोग किया जाता है। यानी कि संवैधानिक रूप से जो कार्यालयी हिंदी है उसके लिए हम राजभाषा शब्द का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? वो इसलिए क्योंकि यूपी की जो राजभाषा है वो हिंदी है। इसलिए कार्यालयी हिंदी के उद्देश्य को समझने के लिए राजभाषा हिंदी तथा उसके संवैधानिक प्रावधानों को जानना आवश्यक है। अगर आप उन कार्यालयी हिंदी का उद्देश्य जानते हैं, संवैधानिक प्रावधानों को जानते हैं, तो राजभाषा हिंदी को समझना बहुत आसान हो जाएगा। इसके जो उद्देश्य हैं, क्षेत्र हैं, वो सभी हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। सामान्य नागरिक राजभाषा हिंदी को भ्रमवश राज्यों को हिंदी मानते हैं। यानी कि जैसे यूपी की जो राजभाषा है वो हिंदी है, लेकिन अगर हम ये कहें कि यूपी हिंदी है तो ये गलत है, क्योंकि यूपी जो है वो एक स्टेट है, एक राज्य कोई हिंदी नहीं होता। राज्य की जो भाषा होती है वो हिंदी होती है, राजभाषा जो है वो हमारी हिंदी है। लेकिन राजभाषा का प्रयोग अंग्रेजी में ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में किया जाता है। राजभाषा जो है उसका इस्तेमाल अंग्रेजी में ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में किया जाता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों को हिंदी में अनुदित करवाने की आवश्यकता पड़ जाती है। यानी कि कई बार ऐसा देखा गया है कि मान लीजिए कोई लेटर है वो इंग्लिश में है, लेकिन फिर भी उसे हिंदी में ट्रांसलेट कराया जाता है उसे अच्छे से समझने के लिए, या फिर किसी भी रीज़न की वजह से उसकी आवश्यकता पड़ सकती है कि उसे हिंदी में ट्रांसलेट कराया जाए। अनुवाद करते समय अधिकांशतः लोग शब्दानुवाद का प्रयास करते हैं, तो कहीं कहीं शब्दानुवाद के कारण उस विषय का मूल अर्थ भारी और उबाऊ होने के साथ समझ से परे हो जाता है। अब यहाँ पर शब्दानुवाद का क्या मतलब है, मैं आपको समझाती हूँ। शब्दानुवाद का मतलब है कि कोई एक शब्द आपको दिया गया, जैसे मैंने बोला इंग्लिश में वॉर, का मतलब होता है युद्ध, और हिंदी में हमने लिख दिया युद्ध, ये चीज़ हमने लिख दी। ठीक है, यहाँ पे वॉर को हमने युद्ध लिख दिया, ये होता है शब्दानुवाद। यानी कि एक शब्द खुल गया और उसी का डायरेक्ट मतलब निकाल कर उसे ही लिख दिया, हमने पूरा सेंटेंस नहीं पढ़ा, पूरे सेंटेंस का मतलब क्या निकल रहा है। अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये होती है कि मान लीजिए कोई भी एक शब्द है, उसके कई सारे मतलब निकलते हैं और उस सेंटेंस के हिसाब से उसका मतलब कुछ और निकल रहा था, लेकिन शब्दानुवाद हमने किया तो
तो उस वर्ड को जो स्पेसिफिक आप कह सकती हैं जो हिंदी अनुवाद हो रहा था, हमने वही लिख दिया। ये चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आ रही तो अभी समझ में आ जाएगी कुछ एग्जाम्पल के थ्रू। अभी हम कुछ और एग्जाम्पल लेंगे। तो आगे देखते हैं। अनुवाद ऐसे में सलाह दी जाती है कि भावानुवाद किया जाए तथा दिए गए अंग्रेजी पाठ के मूल कथ्य को प्रदर्शित किया जाए, यानी कि पूरा सेंटेंस पढ़ा जाए, उसके बाद उसका क्या अर्थ निकल रहा है उसके भाव को समझते हुए उसका अनुवाद किया जाए। और दूसरी चीज़ कि जो अंग्रेजी शब्द का हम अनुवाद कर रहे हैं उस अंग्रेजी शब्द का वही होना वहाँ ज़रूरी है, यानी कि मूल कथ्य जो है उसका होना भी ज़रूरी है, और जो आपने ट्रांसलेट किया है, अनुवाद किया है, उसका होना भी ज़रूरी है, ताकि उसे समझने में आसानी हो तथा उसके अनुरूप पत्राचार किया जा सके। सरकारी कामकाज में पहले देखा गया है कि अंग्रेजी के कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जिनका हिंदी अनुवाद बड़ा ही कठिन लगता है। मैंने वही चीज़ बोली आपको कि मान लीजिए वॉर का हम हिंदी में युद्ध लिख सकते हैं, लेकिन अगर हम कोई पूरा सेंटेंस पढ़ रहे हैं तो उसका अर्थ कुछ और निकल रहा है, लेकिन एक स्पेसिफिक वर्ड को अगर हम ट्रांसलेट कर रहे हैं तो उसका जो मतलब है वो कुछ और निकल रहा है। या हिंदी उन शब्दों या वाक्यों का प्रयोग करना बड़ा ही अटपटा लगता है, जैसे आई एम डायरेक्टेड टू सी। इंग्लिश में कुछ भी हम लिखते हैं, पत्र लिखते हैं तो उसमें लिखा जाता है आई एम डायरेक्टेड टू सी, या फिर लिखा जाता है आई एम डायरेक्टेड टू फॉरवर्ड। और ये क्यों लिखा जाता है? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि पत्र जारी करने वाला अधिकारी अपने से कुछ नहीं कर रहा है, वह सरकार के अनुदेश पर समस्त कार्य करता है। ऐसा लिखने का सिंपल सा मतलब है कि मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रही हूँ या कर रहा हूँ, मुझे जो कहा गया है करने को मैं बस वही कर रहा हूँ, इसका ये मतलब होता है। इसलिए हमेशा पत्राचार में वह वाक्य प्रयोग किया जाता है, इनका हिंदी में अनुवाद मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है, ये इसका अर्थ है। आप कह सकते हैं आई एम डायरेक्टेड टू से या फिर आई एम डायरेक्टेड टू फॉरवर्ड को अगर हम हिंदी में अनुवाद करेंगे तो इसका मतलब निकलेगा कि मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है या फिर मुझे अग्रेसित करने का निर्देश हुआ है। ये हम हिंदी में लिखते हैं। अंग्रेजी के पत्र में संबोधन के लिए डियर सर का प्रयोग होता है, पर हिंदी में हम महोदया का करते हैं। आप देखेंगे इंग्लिश में डियर सर लिखा हुआ है, लेकिन हिंदी में हम सर जैसा कोई शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, या फिर अगर हम हिंदी में इसे ट्रांसलेट करें तो आप प्यारे सर या प्यारे मैम कह के भी लिख सकते हैं, बट इसका अर्थ जो हिंदी में निकल रहा है वो अलग निकल रहा है। यानी कि हर जगह हम शब्दानुवाद नहीं कर सकते। अगर आप हर जगह शब्दानुवाद करेंगे तो हो सकता है वो गलत हो जाए। यहाँ पर डियर सर को हिंदी में महोदय लिखा गया है। अंग्रेजी पत्राचार में जैसे कि हम योर फेथफुली लिखते हैं, आप देखेंगे आप जब भी कोई एप्लीकेशन लिख रहे हैं, किसी को कोई लेटर लिख रहे हैं तो उसमें लिखा जाता है इंग्लिश में योर फेथफुली, नीचे आप लिखेंगे। लेकिन अगर हम हिंदी का में इसका अनुवाद करें तो इसका सीधा सा मतलब होता है आपका विश्वासी। लेकिन हिंदी में इंग्लिश में आप जब भी देखेंगे तो योर फेथफुली लिखा जाता है, बट हिंदी में कभी नहीं लिखा जाता आपका विश्वासी। क्यों? क्योंकि ये सही शब्द नहीं है, लेकिन शब्दानुवाद यही है, लेकिन फिर भी इसे सही नहीं माना जाता। यानी कि कुछ चीज़ों में आप देख सकते हैं कि जो इंग्लिश का मतलब है वो अलग है, हिंदी का अलग है। हम कभी भी शब्दानुवाद करें तो हमें पूरा सेंटेंस सीखना चाहिए, ना कि सिर्फ एक शब्द का अनुवाद करना चाहिए। कभी कभी हम सिर्फ एक शब्द का अनुवाद करते हैं जो कि गलत भी हो सकता है पूरे सेंटेंस को पढ़ने के बाद। आई होप आपको समझ में आ रहा है। इसके स्थान पर हम भवदीय लिखते हैं, हिंदी में हम भवदीय लिखते हैं और इंग्लिश में योर फेथफुली लिखते हैं। यानी कि हम एक ही वर्ड का डायरेक्ट अनुवाद नहीं कर सकते, क्योंकि कभी कभी वो गलत भी हो जाता है। हमें ये देखना चाहिए कि पूरा सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, उसके बाद हमें उसका अनुवाद करना चाहिए। तो आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें,
मेरी वीडियो को लाइक करें, ताकि आपको आगे भी ऐसे वीडियोस मिलते रहें। अगर आपको कोई अलग सी वीडियो चाहिए, आपको किसी टॉपिक में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने काफ़ी पहले एक वीडियो बनाया था, कार्यालय हिंदी का अस्तित्व, स्वरूप और क्षेत्र। वो मैंने शॉर्ट्स में बनाया था। उस पर एक स्टूडेंट का कमेंट भी आया था कि उसे इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए थी, और उसे एक और टॉपिक चाहिए था, प्रयोजनमूलक हिंदी। अगर बच्ची ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया होगा, तो आई होप उस तक की वीडियो पहुंचेगी। मैं बहुत जल्दी आपका टॉपिक जो आपने मुझे सजेस्ट किया था, मैं बहुत जल्दी उस पर वीडियो बना दूंगी। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें